तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का जो भी स्पेशल रूल मैंने आपको बताया, इतना उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। आज हम लोग टोटल 61 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 61 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पिछले साल के पेपर्स में आ चुके हैं। तो उन पेपर्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और इसी क्लास में देखेंगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन को लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आपके काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि बस आपने रूल रट रखा है, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो आज इस क्लास को देखने के बाद अगर आपने स्टार्टिंग से 1 से लेकर 61 टोटल क्वेश्चन को अटेंड कर लिया तो ये फिक्स हो जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इन्फिनेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम जिरंड और इन्फिनेटिव की बात करेंगे वहाँ पर उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, डिटरमाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको लगभग सभी चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हालांकि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का प्रैक्टिस है तो इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब पर ही फोकस करना है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चैप्टर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट आते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं ये हम लोग क्वेश्चन को हल करते सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब बिना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में हो तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सही कर दूंगा। या तो अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको उस सुझाव का रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब बिना देर करते हुए ध्यान से आप समझेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फिल द blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter। यहाँ पे एक लेटर दिया गया है ना, एक लेटर का पोर्शन दिया गया है और वहाँ पे आपको ये समझना है कि ये देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में वर्ब दे रखा है और कह रहा है कि यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे फिल करना है तो ये सटीक मतलब इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यही कहा जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि ब्रैकेट में दिए गए शब्द जो है वो सही रूप से प्रयोग करके यहाँ पर ब्लैंक में आपको फिल करना है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो क्या लेटर पास्ट के लिए लिखते हैं क्या? लेटर आप जब लिखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में लिखेंगे और लिखेंगे कि आगे आने वाले समय में आप देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर आप प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं और ये लिखते हैं फ्यूचर टाइम के लिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर ये फ्यूचर टाइम के लिए है तो आपने रूल में पढ़ा ही होगा टेंस में कि अगर कोई भी प्लानिंग अगर किया जाए, क्या किया जाए, प्लानिंग, अगर कोई भी प्लानिंग किया जाता है वो भी फ्यूचर टाइम के लिए तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको लेटर वाले क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी लेटर्स से क्वेश्चन आएंगे, जितने भी यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा होगा कि ए पोर्शन ऑफ अ लेटर, तो यहाँ पे जब लेटर लिखा होगा तो ये इस तरीके से डियर सर और इस तरीके से चीज़ें लिखी होंगी तो आप समझ जाइए कि वो लेटर वाला है। और लेटर वाले जितने भी होते हैं वो प्लानिंग के तहत होते हैं और इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, किसी चीज़ का अप्रूवल चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई डैश अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। मतलब ये कि सविनय निवेदन है कि मैं क्लब द्वारा आयोजित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर यही है। तो अब यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि ये प्लानिंग के द्वारा आपका एक लेटर लिखा गया है, तो फ्यूचर टाइम के प्लानिंग के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे टेंस का यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सीक लिखा हुआ है वो सीक ही हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपने टेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के रूल नहीं पढ़े हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
उन दोनों क्लास को अटेंड करिए, उसके बाद ही इस क्लास को देखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल। यहाँ पर आपको कुल कह रहा है कि यहाँ से ईगल्स से एक जो यहाँ पर लिखा गया, सॉरी, इन ऑर्डर टू से टीम्स तक, इसमें आपको पढ़ना है और इसमें कहीं ना कहीं एक जगह एरर होगा, उस एरर को फाइंड करिए और आपने क्या एरर फाइंड किया वो इसमें लिखिए और देन उसके बाद जो उसका करेक्शन है कि अगर ये एरर है, ये इस पार्ट में गलती है, तो इसका सही क्या होगा वो करेक्शन में फिल करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये देखते हैं या पहचान जाइए कि ये एरर वाले क्वेश्चंस है। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, देखिए यहीं पर आप एरर पकड़ लेंगे अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि एरर क्या है, तो कहेंगे बैलेंसिंग, BALANCING, बैलेंसिंग में एरर है और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें और कहीं पर भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे द सेंटीमेंट्स है तो ठीक है, ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स, दो टीम भी है, एक ईगल्स है एक हॉक्स है, दो टीमों के बीच, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईगल्स और हॉक्स की भावनाओं को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए द स्टूडेंट काउंसिल, मतलब जो छात्र परिषद है, सजेस्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसमें भी कोई आप एरर नहीं कर सकते हैं। अ रीमैच बिटवीन द टीम्स, टीम्स का जो यूज हुआ है, टीम्स दो टीम है, एक ईगल्स है एक हॉक्स है, और बिटवीन है तो दो टीमों के बीच की बात होगी, दो, क्योंकि बिटवीन दो लोगों की बात हो करता है। तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है और कुछ एरर नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं, सिर्फ यही आपके पास ऑप्शन बच रहा है कि टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो त्रुटि की पहचान करता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ से लेकर हु एवर ड्रो अ मोटर व्हीकल विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट और कैरीज पैसेंजर्स विदाउट सीट बेल्ट विल बी फाइंड। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट के, सेफ्टी बेल्ट के मोटर वाहन चलाएगा या बिना सीट बेल्ट के यात्रियों को ले जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, एक तो आपको ड्रो और विदाउट फाइन। इसका मतलब क्या है, पहले समझिए कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये 4 ऑप्शन ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि क्या जो ड्रोव लिखा है, ये यहाँ पे ड्रोव कहाँ लिखा है, ये क्या इसमें एरर है क्या, ड्रोव की जगह पे हम लोग ड्राइव्स कर दें, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर ए सही, नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए गलत। क्या और की जगह पे नॉर कर दें क्या, यहाँ पे जो और लिखा हुआ है इसको काट के हम लोग नॉर कर सकते हैं क्या। अगर आपको लग रहा है हाँ ये बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर बी सही, अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं। देखिए मैं स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट बताता चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन जब वो दोबारा क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये समझ जाना कि इस ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करने हैं कि कौन सा सही है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया कि हु एवर ड्रो अ मोटर व्हीकल विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट, मतलब जो कोई, हु एवर का मतलब जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट के मोटर वाहन चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और कैरिज, या तो बिना सीट बेल्ट के पैसेंजर को, यात्रियों को ले जाएगा, तो उसे क्या किया जाएगा, विल बी फाइंड, उसे जुर्माना लगाया जाएगा। अब यहाँ पर एरर क्या है, और तो बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आप नॉर कर देंगे, अगर आप यहाँ पे नॉर करते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कोई भी बिना सीट बेल्ट के मोटर वाहन चलाएगा ना तो सीट बेल्ट के यात्रियों को ले जाएगा, तो ऐसा कोई सेंस बनेगा नहीं, तो आपको नॉर का यूज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी गलत। विदाउट की जगह विद इन बिल्कुल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। फाइंड की जगह सेलिब्रेट, अच्छा फाइन लगाया जा रहा है तो उसको, अच्छा जो बिना सीट बेल्ट के चलाएगा या यात्रियों को बिना सीट बेल्ट लेके घुमाएगा कि उसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, तो डी गलत। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर ए, और यहीं पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ड्रोव की जगह पे
क्या हो जाएगा, ड्राइव्स हो जाएगा। बस इतना ही। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पता भी ना हो कि ड्रोव की जगह पे ड्राइव्स क्यों हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जब भी ऑप्शन मिलते हैं तो आप 3 ऑप्शन को कट कर दीजिए। तीनों ऑप्शन अगर कट हो गए तो एक ऑप्शन बचता है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक, ये ब्लैंक दे रखा है, उसको फिल करना है। द नेम्स ऑफ द अप्लीकेंट्स वर, देखिए वर का यूज हुआ है, तो वर जब भी बी आता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपका वॉच या वर आएगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकता है, या तो कुछ भी नहीं आएगा मेन वर्ब के रूप में, लेकिन एक्शन वर्ब आएंगे या तो थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म रहेगा तो पैसिव का यूज करेंगे और आईएनजी फॉर्म रहेगा तो एक्टिव का यूज करेंगे। अब आपको ये समझना है कि क्या यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काम कर पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए वर का यूज हुआ है, तो क्या ये एप्लीकेंट्स के अकॉर्डिंग आया है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये बिल्कुल एप्लीकेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये आया है द नेम्स की वजह से, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद एप्लीकेंट्स ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब का यूज होता नहीं है, तो इसलिए वर जो आया है वो नेम्स के अकॉर्डिंग। हालांकि हमको वर से लेना देना नहीं है कि वॉच है कि वर है, हमको ये लिस्ट से लेना देना है। लिस्ट को लिस्टेड करें या लिस्टिंग करें, ये आपको समझना है। क्या करेंगे, तो यहां पर आपको पहले इसको अर्थ समझिए। द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर, अगर आपने लिस्टेड किया इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द मैनेजर, मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट्स के नाम रिपोर्ट में लिस्टिंग किए गए हैं, लिस्टेड किए गए हैं, उनको प्रबंधक को प्रस्तुत किए गए। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, जब भी एंड आए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, मैं जो भी बताता हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या आया है, एंड के डायरेक्ट बाद क्या स्टार्ट हो गया, वर्ब। एंड के डायरेक्ट बाद क्या स्टार्ट हो गया, वर्ब। और इसके पहले ये ध्यान रखिए कि ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर भी क्या है, मेन वर्ब है, ये भी क्या है, मेन वर्ब। अच्छा, अगर ये मेन वर्ब है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, पता नहीं। ये मेन वर्ब है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पे वर्ब। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे दो दो मेन वर्ब आ जाए, या तो ये याद रखिए जब भी एंड के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब स्टार्ट हो जाए, तो याद रखिएगा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो पहले आया है वही हेल्पिंग वर्ब होगा। अब अगर वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वो एंड के बाद क्या आया है, थर्ड फॉर्म। तो आप यही देख के हमेशा फॉर्म इसको फील कर सकते हैं कि एंड के बाद अगर यहाँ पे आईएनजी होता, सबमिटिंग होता, तो यहाँ पे लिस्टिंग हो जाता। यहाँ पे सबमिटेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। यही आप लिस्टेड कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो एंड आ जाए तो ध्यान से आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज होता ही नहीं है। तो वर्ब का यूज यहाँ पर होगा 2/3 के अकॉर्डिंग। 2/3 प्लूरल में है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में आएगा। तो सिंगुलर वाले तो पहले काट दीजिए। तो एक तो इज यहाँ पे नहीं हो सकता है, एक तो वॉच नहीं हो सकता है, बचा है बीइंग या वर। तो बीइंग मेन वर्ब के रूप में आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे वर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई अर्थ भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए आप हिंदी में अर्थ निकालें तभी निकालें जब आपको लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ के बाहर है, तो आप इसके टेंस को समझ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल्स याद है तो उसको समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 25 क्वेश्चन तक पहुँचिए, 26 नंबर से आप खुद से टिक करने लगेंगे कि यही वाला सही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा टफ लगेगा ही, क्योंकि आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करना है, जो भी उसका करेक्शन होगा सही क्या है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो लिखा हुआ है फॉर ट्रेवल इंफॉर्मेशंस कंटेक्ट द 24 आवर हेल्प डेस्क। तो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे क्या,
कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो एरर में क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सॉरी इंफॉर्मेशंस, और करेक्शन क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, अब मैं 2-3 का नाम बता दे रहा हूं, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते आप, है ना। इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका न्यूज हो गया, और ये हमेशा सिंगुलर भी होते हैं, ये याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात ही ये सिंगुलर में ही यूज होंगे। क्लियर है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक, आपको यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्लैंक फिल करना है और आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है along with, अगर आप इसको पढ़िए तो लिखा है हिज ब्रदर along with his friends डैश लिविंग फॉर द स्टेडियम। अगर आपने यहाँ पे देखा हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल में है, तो अगर आपने आर लगा दिया या वर लगा दिया तो पहले ही आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि कभी भी आपको along with दिख जाए तो याद रखिएगा, along with दिख जाए तो यहाँ पे जो वर्ब आता है ना, वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर में है, हिज ब्रदर सिंगुलर में है, तो प्लूरल वाले ऑप्शन तो कट गए। हैज का यूज हुआ है, हैज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो नहीं आता है, एक ही ऑप्शन बचता है सी, और ये हो जाएगा इज। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे विथ भी आता है तो भी यही हो जाएगा, एज वेल एज भी आ गया तो भी यही हो जाएगा, ठीक है, एज वेल एज आ गया, इन एडिशन टू, अकम्पनेड बाई, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मैंने रूल्स में बताया हुआ है, आप क्लास देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी ये आए तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा पहले वाला होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक, आपको ब्लैंक फिल करना है। तो पहले तो अगर आप देखें ध्यान से, लिखा हुआ है दिस इज, दिस के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज आ गया, कोई बात नहीं। फिर लिखा हुआ है विथ, फिर लिखा है रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट। अब यहाँ पे क्या फिल करना है, हाईलाइट आपका जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा ये आपको समझना है। तो अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हम फिल करें, यहाँ पर जो हम फिल करें वो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फिल कर दें, क्योंकि दैट जब भी आता है तो इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फिल होगा ही नहीं। यहाँ पे ये आप देखिए ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद तो ये जो नाउन बन रहा है ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहें कमिटीज लेटर के अकॉर्डिंग फिल कर दें, नहीं, ये भी तो टू है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी फिल करेंगे। अब बचता है विथ रेफरेंस, विथ भी तो प्रीपोजिशन है, आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ी फिल कर सकते हैं। बचा क्या, कहेंगे दिस, तो यही आपका सब्जेक्ट है। तो एक बार दिस के लिए इज आया है तो दिस तो सिंगुलर होता है, और दिस के लिए भी हाईलाइट आएगा, तो हाईलाइट सिंगुलर नहीं है, हाईलाइट्स को सिंगुलर करना पड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, हाईलाइट्स, हाईलाइट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, द कंपनी। अब आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते ही आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या लिखा है, कभी भी आप इस तरीके का फॉर्मेशन देखिए तो ये सब पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए, अपना टाइम मत बर्बाद करिए, है ना। अब देखिए, आप जैसे ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपने किया था 6 किया, 3rd किया, तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि अच्छा ये वही क्वेश्चन है, आपको बस एरर ढूंढना है, करेक्शन कर देना है, पढ़ने उढ़ने की जरूरत नहीं है। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई द क्लाइंट्स। अब इसमें आपको एरर ढूंढना है। कह रहा है कि कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले क्षेत्रों में अधिकार बढ़ाना था, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम करें क्या, तो यहाँ पर आप देखिए द कंपनी एम्ड, ये जो लिखा हुआ है एम्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, हम ये मानते हैं, चलिए अच्छा पास्ट में दिया गया है, लेकिन आगे आप बढ़िए,
एम्ड, अगर ये पास्ट की बात कर रहा है तो आगे लिखा है एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले क्षेत्रों में अधिकार बढ़ाना था। जहां पर ग्राहक काम करते हैं वहां पर आप कोई चीज़ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब टाइम तो आगे का होगा ना। अगर आप मान लीजिए आपकी कहीं कंपनी है तो आप वहाँ के कस्टमर्स को देखेंगे कि वो कौन से काम कर रहे हैं, तो आगे के टाइम में देखेंगे। या तो आप ऐसे समझिए कि जब भी कभी भी करंट प्रोजेक्शन डॉक्यूमेंट दिखाना हो, है ना, मतलब इस समय क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इस समय क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें दिखाना होता है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, बल्कि पास्ट का नहीं यूज करते हैं। करंट सिचुएशन या करंट प्रोजेक्शन दिखाने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे एम्ड नहीं होगा, तो आप इरर में लिखेंगे एम्ड, आपका गलत है, और करेक्शन में लिखेंगे कि यहाँ पे एम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आ गया लेटर, तो क्या ये पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं मतलब आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं, अब नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि टेंस किस में होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, डियर सर आई एम एन, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे आइए कि यहाँ पे ब्लैंक क्या दे रखा है और ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इज आया है और आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर आता है तो इसके साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, एक्शन वर्ब होता है। तो अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव है, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो एक्टिव है। पैसिव इन द सेंस कि पैसिव ये कहा जाएगा कि कोई काम कराया गया। अब यहाँ पहले इसको समझिए, कहा क्या रहा है सेंस, कह रहा है कि मैं आपकी जयानगर ब्रांच में एक क्या हूं, अकाउंट होल्डर हूं, मतलब खाता धारक, है ना। अब ये ध्यान रखिए, ये भी करंट प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि मैं इस समय इस बैंक में जो है मेरा खाता है। तो अगर इस बैंक में आपका खाता है तो यहाँ देखिए ये भी लिखा है कि माई करेंट, करेंट का मतलब क्या, प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान में है, जो मेरा करेंट एटीएम है वो क्या हो गया है, इज डैमेज। अच्छा, डैमेज आपने किया होता, मैं डैमेज कर रहा हूं तो यहां पे आईएनजी फॉर्म यूज हो जाता, लेकिन डैमेज हो गया है ना, डैमेज क्या हो गया, हो गया है। और जब डैमेज हो गया है तो हमको क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। पैसिव में सेंस चला जाएगा और डैमेज की जगह पे डैमेज्ड हो जाएगा। और दूसरी बात, जो मैंने एंड वाला रूल बताया कि सर आपने एंड के बाद बताया था कि एम आया है तो यहाँ पर भी तो कुछ करना पड़ेगा, एम के बाद अनेबल आया है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कर दे, डैमेजेबल, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था जब डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो जाए तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वही हो जाएगा जो पहले का है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आई आया है ना, तो आई के अकॉर्डिंग एम आया है, और जो भी सेंटेंस आए आगे बात की गई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एरर और करेक्शन के क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर्टिजन क्लब इनवाइट यू। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप तुरंत पकड़ लेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट रहेंगे ना तो तुरंत एरर तो पकड़ ही लेंगे। अच्छा, आर्टिजन क्लब या आर्टिजन क्लब ये जो दिया है ये क्या है, किसी क्लब का नाम है। कोई भी क्लब है वो तो सिंगुलर ही होगा ना, कोई भी क्लब क्या है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ इनवाइट थोड़ी यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर आप इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं तब ये सिंगुलर बनता है। तो ये जो आर्टिजन क्लब है ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो वर्ब हमेशा किससे आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे इनवाइट गलत है। देखिए आपको आगे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब क्या हो जाएगा, इनवाइट्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करेक्शन मिल जाएगा, तो कि इनवाइट की जगह पे इनवाइट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक है। क्या है फिलिंग द ब्लैंक, अब ध्यान से देखिए। हाउएवर मतलब हालांकि, सच इंडिकेटर्स आर टू क्रूड अ मेजर टू। यहाँ पे 3 वर्ड दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। एक होता है एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच।
ये होता है एसेस। इसका मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, किसी की बात को देखना कि क्या चीजें हुई है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी इन एजुकेशनल सेटिंग। अब देखिए टू आया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ध्यान रखना है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे सेंस किसके बारे में बात कर रहा है ये आप पता कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि हाउ एवर जो भी हो, या हालांकि ऐसे संकेतक शैक्षिक परिवेश में गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बहुत ही परिष्कृत है ना, मतलब एजुकेशनल सेटिंग है। तो यहाँ पर उसके मूल्यांकन की बात हो रही है, एसएस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एसएस फिल करेंगे। एक्सेस नहीं होगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो फिल करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसएस हो जाएगा। तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए। एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच हो जाता है। एक्सेस का मतलब किसी चीज पर एक्सेस लेना, पहुंच करना। एसएस का मतलब क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे इसका मतलब हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब किसी के आकलन करना की। और एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? स्वीकृत या स्वीकार करना। ठीक है, इस तरीके से तो अर्थ भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कंप्लीट द स्लोगन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब फिल करिए। अब याद रखिए, यहाँ पर चीजों को ध्यान से देखिए। योर प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन डैश कॉजिंग ओशियन पोल्यूशन, मतलब ये कि आपका जो प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन है वो ओशियन पोल्यूशन का कारण बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, शुड बी आया है, वॉन्ट बी आया है, ऑट टू बी आया है, और यहाँ पर देखिए क्या है? आईएनजी फॉर्म आया है। योर प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगा वो तो सिंगुलर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वॉन्ट बी मतलब विल नॉट बी, और बी के बाद आपको पता है कि जब भी बी आता है तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। अगर आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया तो पैसिव में चला जाएगा। तो योर प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर नॉर्मली आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस कहा जा रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है प्लास्टिक का वो कारण बन रहा है ओशियन पोल्यूशन का। तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में इज एम आर का ही यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इज यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है, रही है, ऐसा सेंस आता है तो क्या कंटिन्यूअस होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब पढ़ के अपना टाइम मत खराब करिए। यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, समझ जाइए कि लेटर का पार्ट है। लेटर है, अगर ये लेटर है तो दिमाग लगा लेना है। कह रहा है कि इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे कहेंगे सर ये थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पे इज दे रखा है, ये थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव हैड के कैसे आ गया? नहीं, हैज हैव हैड से हमको लेना देना क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर आपको पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है नहीं पता है तो आप चैनल पे आए हैं तो विजिट करके जाइए, देखिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए मिलती हैं, सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड के बाद इज है तो सिंगुलर का यूज होता है, बिल्कुल सही है। पास्ट पार्टिसिपल के बाद इज आया है, सही है। तो यहाँ पर एरर तो फाइंड करना नहीं है, बस हमको ये पता करना है कि समराइज को यहाँ पे किस फॉर्म में फिल करते हैं। अगर आपको आइडिया लगाना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? दैट आया है। ये जो दैट है यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग ये फिल होता है। अब ये है क्या? लेटर है। मैंने आपको लेटर के लिए पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमको करना है लेटर के लिए। तो यहाँ पर द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर फिल करें, द रिपोर्ट क्या है? द रिपोर्ट आपका सिंगुलर है, द रिपोर्ट क्या है? सिंगुलर है। तो समराइज को भी तो सिंगुलर फिल करना होगा, है कि नहीं? सिंगुलर ही फिल करेंगे। यदि ये प्लूरल होता तो हम प्लूरल फिल करते। तो समराइज का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे समराइजेज हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे फिल कर दीजिए समराइजेज।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में आपको ध्यान से पहले आप चाहे तो पढ़िए और समझिए। लिखा है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसीडर दिस रिक्वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट। अब आप यहाँ पे क्या फील करेंगे? तो आप कहेंगे सर क्या फील करें, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि नहीं आएगा। अब बहुत इजी है। इजी क्या है कि देखिए यहाँ पे है प्रीपोजिशन, और जब भी प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, वर्ब नहीं आता है, वर्ब नहीं आता है। और अगर वर्ब आ रहा है तो उसको या तो टू प्लस V1 फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दीजिए, मतलब इन्फिनेटिव में रख दीजिए या जिरंड में रख दीजिए, नाउन का काम करने लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम सर टू प्लस इन्फिनेटिव की तरह टू कंस्ट्रक्ट कर दें, तो देखिए ऑफ भी है और टू भी है, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा? आईएनजी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बस इतना सही कॉमन सेंस लगाना था। तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ इन ऑर्डर टू इनेबल द स्टेक होल्डर्स टू। अब देखिए टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर सभी के सभी टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दे भी रखे हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुँच। इस एसेस का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और यहाँ पर ये क्या एसेंट का मतलब क्या होता है? उच्चारण होता है। प्रोनाउंसिएशन से समझिए, उच्चारण। अब यहाँ पे फील क्या करें? अब ये तभी फील कर सकते हैं जब इसका अर्थ आपको पता चल रहा हो। तो अर्थ में ये कह रहा है कि किसी संगठन द्वारा अपने हितधारकों को जारी किए गए परिपत्र को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। अब सही विकल्प चुनना है आपको और रिक्त स्थान फिल करना है, तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ही स्थान पर, अब यहाँ पर देखिए स्टेक होल्डर्स का मतलब जो हितधारक है, हितधारकों को सभी लागू परिपत्रों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए 6 जनवरी 2024 तक जारी परिपत्रों के प्रावधानों को इस मास्टर परिपत्र में शामिल किया गया है। तो क्या मूल्यांकन होगा? नहीं, यहाँ पर आप एक्सेस, क्योंकि वहाँ पर जितने भी परिपत्र हैं, है ना, सर्कुलर्स मतलब परिपत्र, जो भी सर्कुलर्स हैं वो एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? एक्सेस। क्लियर? तो ये थोड़ा सा जब ऐसे भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेटर दे रखा है, आपने लेटर देखा, कोई बात नहीं, लेटर तो आपने देख ही लिया, अब आपको बस फिल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशंस एंड। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर सर आप कहें कि सर आपने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो है फिल कर दिया है, तो हम इंस्पायर है तो इंस्पायर्स कर देते हैं या इंस्पायरिंग फिल कर देते हैं, गलत हो जाएगा। आप ये समझिए कि इंस्पायर इंस्पायरेशन किसके लिए कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि लिखा हुआ है थैंक यू, फिर लिखा हुआ है फॉर। अच्छा, वो थैंक यू किस चीज़ के लिए दे रहा है? तो जिस चीज़ के लिए दे रहा है वो चाहे 10 बातों के लिए दे, लेकिन जो पहला बात जिस टेंस से, जिस वर्ड से स्टार्ट करेगा, हर बार उसी टेंस से हर बात को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आईएनजी के साथ स्टार्ट किया है, जैसे ही एंड लगाया दूसरा बात भी आईएनजी के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फिर एंड लगा देता कि इसलिए भी थैंक यू, तो फिर आईएनजी से स्टार्ट करते। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर जो वो एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशंस, फिर आपको फिर करना पड़ेगा इंस्पायरिंग हो जाएगा योर टीम, फिर लिखा है विथ योर स्पेक्टेकुलर वर्क एथिक।
इस इन द सेंस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने और अपनी शानदार कार्यशैली से अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो एंड का रूल है ना, देखिए आपके एग्जाम में भी बार बार आता है और ये बहुत इजी होता है, आप दिमाग लगाएंगे ना तो पकड़ लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा हुआ है द रिपोर्ट वॉज, पास्ट में है, वॉज बता दिया कि पास्ट में टेंस है। वेल डॉक्यूमेंट, अच्छा, द रिपोर्ट वॉज वेल डॉक्यूमेंट सो नो वन कुड क्लेम दैट इट वॉज जस्ट वन पर्सन्स ओपिनियन। इन द सेंस यहाँ पे ये कह रहा है कि रिपोर्ट जो थी अच्छी तरीके से क्या थी, वेल डॉक्यूमेंट थी। अच्छा, वेल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वेल यहाँ पर वॉज है, अब वॉज के साथ डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो अच्छे से जो है पोस्ट किया गया, किसी के द्वारा जो रिपोर्ट है वो अच्छे से किसी के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नहीं करना होगा, डॉक्यूमेंटेड करना होगा, पैसिव में सेंस बनाना होगा। तो एरर है डॉक्यूमेंट में और करेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। अब आप फिर से कहेंगे सर वही काम करिए जो आपने इंडेफिनिट टेंस में, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्लीज कीप मी, देखिए ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको डायरेक्ट वर्ब लिखना हो तो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि पहले समझिए कि सेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि कृपया मुझे इस मामले में अपने अगले कदम से अवगत कराते रहें, है ना। एड्रेस दिस मैटर, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब लिखना है तो या तो आप टू के साथ लिख दीजिए, प्लीज कीप मी टू अप्राइज, या तो आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू अप्राइज, या तो आप लिख दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्राइज्ड। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द सेंस ये है आपका पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे अप्राइज्ड फील करेंगे, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर समवन हु विशेस टू, टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के लिए आपको इन तीनों का हिंदी पता होना चाहिए, ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये जो एंसवर लिखा हुआ है आई का और यहाँ पे ई का दोनों सेम ही, बस ई और आई में डिफरेंस है। तो इंश्योर का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब सर बीमा होता है। क्या होता है, बीमा। दूसरे में एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है आश्वासन। और इनश्योर का मतलब होता है निश्चित, सुनिश्चित या निश्चित आप कह सकते हैं, सुनिश्चित। अब बात यह है कि आप इस सेंस को पढ़िए और जो आपको लग रहा है जिसके विषय में बात किया गया, अगर बीमा के विषय में बात किया गया तो बीमा लिख दीजिए, इंश्योर लिख दीजिए, आश्वासन की बात किया तो एश्योर कर दीजिए, इनश्योर करना है तो सुनिश्चित। यहीं भी लिखा, यहाँ पे यही कहा गया है कि जो सुटेबल फॉर समवन हु विशेस टू, मतलब यह उनके लिए विशेष टू, आप क्या फील करें आगे देखिए, एडिक्वेट फाइनेंशियल बैकअप, मतलब उनके लिए ये फाइनेंशियल बैकअप है ना। इट इज अवेलेबल टू द फैमिली इन केस ऑफ हिज या हर अनटाइमली डेथ, मतलब किसी की भी अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो ये बीमा जो है या ये जो बैकअप है, बीमा की नहीं, ये जो बैकअप है वो निश्चित करता है कि उसको फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा। अब यहाँ पे आप समझिए
कि अगर आप बीमा इंश्योर फिल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिल करना पड़ेगा सुनिश्चित करना, तो टू के साथ आप इंश्योर फिल करेंगे। तो अर्थ का अनर्थ न करते हुए चीज़ों को ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिए लिखा दीज कुकीज आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन से होता तो गलत हो जाता, अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट विथ आवर वेबसाइट एंड अलाउज। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ पर सेंस ये कह रहा है कि इन कुकीज़ का उपयोग इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है कि आप हमारी वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें आपको याद रखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अर्थ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर देखिए कि क्या इंटरेक्ट का इंटरेक्टेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर है इंटरेक्ट का इंटरेक्टेड, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म कैसे कर सकते हैं। आप इन सब को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एंड। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एंड लिखा है, एंड के जस्ट बाद क्या लिखा है, वर्ब लिखा है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म। तो देखिए कि क्या ये जो सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में अलाउज की जगह पे अलाउ भी दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप इसका सब्जेक्ट ढूंढ लिए तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है इसका आंसर, आप पकड़ लेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर ये जो अलाउज आया है किसके लिए आया है, क्या ये इसके पहले देखिए कि इसका एक वर्ब और कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इसके पहले एक वर्ब तो यहीं पर तो है, ये इंटरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे एस या ईएस फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, इंटरेक्ट किसके अकॉर्डिंग है, तो यू के अकॉर्डिंग है। यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एंड आया है तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी, एस या ईएस फॉर्म कहाँ से हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलाउज नहीं होगा, अलाउ होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट अ लेटर लिखा हुआ है, सिंस यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, देखिए ध्यान से समझिए, ऑफ आया है, प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आपको फिल करना है तो आईएनजी फॉर्म में ही फिल करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है ही नहीं, तो आप कहेंगे डिलीवर को हम लोग आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप इतने समझदार हैं कि सही स्पेलिंग क्या होगा, DELIVERING कर लीजिए, मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिलीवरिंग क्यों हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और कोई भी अगर वर्ब है तो उसको अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मतलब नाउन बनाना है तो उसके लिए हम लोग या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दें या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दें। तो यहाँ पर हम लोग टू डिलीवर लिखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन ऑफ भी और साथ ही साथ टू भी, ये सेंस गलत हो जाता है। एक ही साथ दो दो प्रीपोजिशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2+V1 को ना लिख के हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। बस इतना ही दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, हु, हुम और विच डायरेक्ट रूल से है तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। कि याद ध्यान रखिए कि जब भी हुम आ जाए, याद रखिएगा हुम आ जाए तो इसके बाद ना वर्ब का यूज नहीं होता है। जस्ट अगर हु आया है तो याद रखिएगा इसके पहले जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आता है, और ये हु जो है इसके पहले यहाँ पर जो भी नाउन होगा वो लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिविंग। लेकिन अगर विच है तो इसके बाद तो वर्ब आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो वर्ब है इसके पहले जो नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, और ये नाउन नॉन लिविंग होना चाहिए। बस आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, देखिए पहली बात तो हु, हुम, विच लिखा है, इसके बाद वांट्स लिखा है जो कि वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है, जो कि वर्ब है। इसका मतलब हुम तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है। अब बच्चा हु और विच, ये एनीवन क्या है, तो कहेंगे एनीवन लिविंग है, तो लिविंग के अकॉर्डिंग क्या यूज होता है, हु यूज होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप हु फिल कर दीजिए, सही हो जाए, सही हो गया। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट 24 कंप्लीट हो गया। 25 में ये कह रहा कि वी लिव इन एन एवर चेंज्ड वर्ल्ड एंड इन ऑर्डर टू कीप
अप एंड बिकम सक्सेसफुल कंटिन्यूअस एजुकेशन इन अ मस्ट। 25 देखिए कह रहा है कि किसी कर्मचारी के, यहाँ पर देखिए पहले ध्यान से 62 दिए गए हैं और पहचानना है इरर। हम एक निरंतर बदलती दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर कि इसके साथ तालमेल बनाए रखने और सफल होने के लिए निरंतर शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब तो हमारे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चेंज्ड लिखा हुआ है यहीं पर इरर है, चेंज के जगह पे चेंजिंग हो जाएगा। इरर क्या है, तो आप कहेंगे कि चेंज्ड इरर है और इसके जगह पे हो जाएगा चेंजिंग। अब क्यों हो रहा है ये समझिए। वी लिव एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब ये कि हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर आपने यहाँ पे चेंज्ड किया तो इसका मतलब ये है कि बदल गया या बदल चुका है, ऐसा सेंस। जबकि पास्ट में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिव, ऐसे दुनिया में हम लोग रहते हैं जो बदल रहा है, इसलिए चेंजिंग करना पड़ा हमको। पहले ही प्रेजेंट में दे रखा है तो यहाँ पर पास्ट में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही रखा जाएगा। और प्रेजेंट करने के लिए आपको आईएनजी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि आईएनजी ही हमने क्यों किया। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है ये क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये जो होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट देख रहे हैं तो इसको भी तो प्रेजेंट में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल लिखा था तो हमको चेंज करना होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो चेंज करना होगा। इसलिए थर्ड फॉर्म की जगह पे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को चेंज किया है। ठीक है, क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम लोगों को बार बार ये पार्टिसिपल और जिरंड और ये सब क्यों आ रहा है, हम लोग तो सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं। भाई जी ध्यान से समझिए कि वर्ब ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड, ये सब भी वर्ब ही हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। पास्ट पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, जिरंड हो गया, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होते हैं। इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चंस में आते हैं और सीबीएसई बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, अब ये पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए कि चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही होगा। तो पहले तो ये समझिए क्या हमको यहाँ पर ये इसका अर्थ निकालना जरूरी है, तो एक बार इसको पढ़ के आप चेक कर लिए। लिखिए, देखिए द सर्च, क्या लिखा है, द सर्च फॉर आ गया ना, तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आर, ये क्या है, आर। अब आपके दिमाग में खुरापाती भरा रहता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, प्लूरल में है, तो आर भी प्लूरल में होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बार बार स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन है वो कैसा रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन तो ऑब्जेक्ट रहता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब थोड़ी यूज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। और कहेंगे सब्जेक्ट क्या है, फिर सर सब्जेक्ट है द सर्च, और द सर्च सिंगुलर होता है। द सर्च क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, द रोज क्विकली टू विल्ट। 27 कह क्या रहा है, एक बात समझिए। एक भीषण गर्मी में, वन स्कॉचिंग समर, मतलब स्कॉचिंग समर मतलब बेहतरीन गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब। द डिजर्ट बिकेम ड्राई, जब भी भीषण गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान सूख गया। स्कॉचिंग यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, याद रखिएगा ये पार्टिसिपल है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गर्मी पड़ रही है। और वन यहाँ पर बात कहेगी एक बार की बात है,
मतलब एक समय था कि बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ी। द डिजर्ट बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ध्यान रखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट में चला गया टेंस। भीषण गर्मी पड़ी, रेगिस्तान सूख गए, एंड देयर वॉज वर्ब, फिर यहाँ पे पास्ट, नो वाटर लेफ्ट, कोई भी पानी नहीं बचा, फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए। द रोज क्विकली टू विल्ट, लेकिन पौधे जल्दी ही खिल गए। तो यहां पर हम भरे क्या, बिगनिंग नहीं होगा, बेगिन नहीं होगा, बेगिन्स नहीं होगा, बचेगा बिगिन, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यों हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है तो हमको वो पूरा सेंटेंस ही या पैराग्राफ ही पास्ट में ही लिखना पड़ता है। देखिए बिकेम पास्ट में, वॉच पास्ट में, तो आने वाला ये भी तो पास्ट में ही होगा। तो बेगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेगिन्स वर्ब की ऐसे ईएस फॉर्म है, सब प्रेजेंट में यूज होते हैं। बिगिनिंग का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, या तो इज एम आर वाज वर रहता, बचा एक ही ऑप्शन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और देखिए कहाँ फिल हो रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन मिलते ही आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो गलती तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद वो उसको आप सही कर भी नहीं सकते हैं, पूरे एग्जाम में बैठे रहिए, घर पे भी आएंगे तो कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू, तो टू के साथ क्या आता है, कहेंगे सर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अच्छा फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्या इंप्रूविंग होगा क्या, इसके बाद नहीं होगा, गलत। इम्प्रूव्ड होगा क्या, गलत है ना, समझ रहे नहीं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो गलत हो गया ऑप्शन। ये तो थर्ड फॉर्म है, गलत हो गया। 2 ही ऑप्शन बचे, एक बचा इम्प्रूव यूजिंग एक्सपीरियंस, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। अब ये ध्यान से देखिए, यूजिंग क्या होता है, यूजिंग कोई वर्ड ही नहीं है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, है ना। यूजर एक्सपीरियंस होता है, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हम अपनी साइट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कुकीज का उपयोग करते हैं, ठीक है यहाँ तक। विथ योर कॉन्स्टेंट वी में आल्सो यूज नॉन इसेंशियल कुकीज, आपकी सहमति से हम वेबसाइट के ट्रैफिक विश्लेषण करने के लिए गैर इसेंशियल कुकीज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस होगा क्या, या यूजिंग होगा, तो आप कहेंगे सर यूजिंग, यूजिंग नहीं, यूजर, जो आप हैं उसके तौर पर आप जो भी काम करते हैं अपने मोबाइल में, अगर कुकीज को अलाउ कर देते हैं तो उपयोगकर्ता जो होता है ना उसमें उसके अनुभव में सुधार आता है। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस मतलब उपयोगकर्ता के अनुभव में सुधार होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, क्या आप देखते हैं इसका आंसर पहचान सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे सर एक बार कोशिश कर लेते हैं, तो करिए। आवर कोर्सेस ऑफर यू कंसाइज ट्रेनिंग ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स। अब देखिए अगर आपको दिमाग है तुरंत पहचान जाएंगे, हमारे पाठ्यक्रम को आपको व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत विकास पर संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यूज द गिवन फॉर्मेट योर रिस्पॉन्स। देखिए अब मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है, एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स है, और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल ग्रोथ है। अब क्या करें, यहाँ पर डेवलपमेंट्स में एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया है, एस, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए DEVELOPMENT नहीं होगा, तो सीधा क्या कर लेंगे, करेक्शन क्या होगा इसमें, DEVELOPMENT डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये एस क्यों नहीं होगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंड है, यहाँ पर एस नहीं लगा तो यहाँ पर भी तो एस नहीं लगेगा, और पर्सनल डेवलपमेंट्स हैं तो इसलिए तो पर्सनल डेवलपमेंट्स में एस का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, बस इतना समझिए, क्योंकि ये भी नाउन है तो यहाँ पर एस का यूज किया गया है, ये भी नाउन है, यहाँ पर एस का यूज नहीं किया गया। जब पहले ही इंडिविजुअल में नहीं किया गया तो पर्सनल में भी नहीं किया जाएगा, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 लेटर है, अब आपको फिल करना है।
तो फिल कर दीजिए। दिस इज इन रिलेशन टू द अर्लियर डिस्कशन वेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट द स्कूल वुड आया है, उसके बाद ऑर्गेनाइज कह रहा है। ऑर्गेनाइजेस अगर आपने किया तो गलत, अरे यार दिमाग देखिए, वुड आया है जब भी, वुड या तो ऐसे समझिए जब भी मॉडल आता है तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। आंख बंद करिए और ऑर्गेनाइज फिल कर दीजिए, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 31। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया है, अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो पहले आप क्लास लीजिए, टेंस पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, आप वर्ब चैप्टर पढ़िए जो जहाँ पर मैंने नॉन फाइनाइट पढ़ाया हुआ है वो सब पढ़िए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुँचते पहुँचते आपको आंसर आने लगे, लेकिन इसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि बिना रूल पढ़े सब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको तरीका जरूर पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, एरर और करेक्शन पता करना है। 31, द सैलेड प्रिपेयर विथ फ्रेश एंड क्रिस्प। अब यहाँ पे देखिए ये आया है इज। अब आप कहेंगे सर आप तुरंत ही गलत पकड़ा, नहीं, इज में एरर थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए क्या इज सही है क्या इसके अकॉर्डिंग, या हो सकता है एरर हो। यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करिए। द सैलेड, ये क्या लिखा है, प्रिपेयर विथ फ्रेश एंड क्रिस्प इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे ये है कि इज ट्रूली अ समर डिलाइट। अब यहाँ पर भी है कि सेंस कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो सैलेड है ना, ये जो सलाद है सचमुच में गर्मियों का एक बेहतरीन व्यंजन है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इज ट्रूली अ समर डिलाइट, मतलब कि द सैलेड, ये यहाँ से इसको उठाइए और इज पे रख दीजिए। ये जो इज आया ना, देखिए ये कॉमा इसीलिए दिया गया है कि द सैलेड, और इसके विषय में बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर इसके विषय में बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। ये यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव फ्रेज है। जो सैलेड होता है वो क्या है यहाँ पर बताया गया, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इसके विषय में बताया गया कि इज ट्रूली अ समर डिलाइट, मतलब ये जो है सचमुच में एक गर्मियों का बेहतरीन व्यंजन है। अब आगे बताया गया कि सैलेड का किया क्या गया, प्रिपेयर किया गया विथ फ्रेश एंड क्रिस्प इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर प्रिपेयर नहीं है, मतलब करता है, सैलेड करता थोड़ी है, प्रिपेयर्ड मतलब क्या है कि किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म। तो प्रिपेयर के जगह पर प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक इंडियन फूड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन। अब यहाँ पे हम फील क्या करें, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले इसको समझिए। आवर रेस्टोरेंट सर्व्स, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर है। ऑथेंटिक इंडियन फूड्स, ये जो फूड्स है यहीं पे गलत है, फूड्स नहीं होगा। याद रखेंगे कि फूड्स नहीं होता है, फूड होता है ना। देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये एक फूड है, जलेबी है, ये भी एक फूड है, ये भी जलेबी है, ये भी एक फूड है, ये भी जलेबी है, ठीक है, तो ये क्या है, फूड है। अगर ये एक जलेबी है तो भी ये फूड है, अगर ये 3 है या बहुत सारे हैं तो भी ये फूड है, प्लूरल नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द ओशियन वेव्स कैरी योर ड्रीम्स। अच्छा ये तो एक पोयम है, अगर आपको पोयम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख के आंसर तो टिक कर ही सकते हैं। पहली लाइन कह रहा है कि द ओशियन वेव्स कैरी योर ड्रीम्स, समुद्र की लहरें आपके सपनों को ले जाती हैं। इंडिफिनिट टेंस मतलब सब प्रेजेंट में है, तो आने वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट में होंगे। तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन ये कट जाएगा, ईडी दिया है, एक फ्यूचर वाला कट जाएगा। अब बचा सिग्नल या सिग्नल्स, सब्जेक्ट को पहचानेंगे और
कर लेंगे। लिखा है द सिगल्स एंड स्काई, क्या हो जाएगा, स्काई सिग्नल, है ना, योर प्रेजेंस, मतलब ये कि सिगल और जो आकाश की उपस्थिति है। द क्लाउड स्केच योर पोर्ट्रेट, आप बादल जो है आपके चित्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एज यू सेल टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्स एक्सपेंस, मतलब जैसे आप हॉरिजॉन की ओर बढ़ रहे हो, इस तरीके से पोयम है कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सिग्नल फिल कर देंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। अब सिग्नल क्यों हुआ है, सिग्नल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका योर ड्रीम्स है, ड्रीम्स के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रैफिक्स और कन्वर्जेंस दो चीज़ें दे रखी हैं एंड के साथ, तो आपको लग रहा होगा सही है। द करेंट मार्केटिंग गोल, ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग इज आया है, ये भी सही है। अब यहाँ पे इज के साथ फोकस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक्स है, ये भी सही है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो ट्रैफिक वर्ड होता है ना, जो ट्रैफिक वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसमें एस को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो एरर कहाँ है, ट्रैफिक्स में है, जहाँ पे करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर विथ द सेम जील एंड कीप सरप्राइज अस विथ सच रिमार्केबल परफॉर्मेंस आपको फिल करना है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कि वी होप दैट यू कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम जील एंड कीप सरप्राइज विद अस विथ, यहाँ पे कहा जाए कि हमें उम्मीद है कि आप इसी उत्साह से काम करते रहेंगे, सेम जील, और हमें ऐसे ही उल्लेखनीय प्रदर्शन से आश्चर्यचकित करते रहेंगे, तो कीप सरप्राइजिंग हो जाएगा। अब बात ये आता है कि आईएनजी हम यहाँ पे फील करें तो करें क्यों, तो कुछ वर्ब्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता ही आता है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर है कीप, है ना, ये क्या है, कीप, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कीप हो गया, इसके अलावा बेगिन हो गया, और अवॉइड हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, स्टॉप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, रिपेंट हो जाएगा, और स्टार्ट, पैराडॉन, वर्थ, इन सब के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है, बल्कि इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे सरप्राइजिंग हो जाएगा, SURPRISING, सरप्राइजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लीज़ नोट, यहाँ पर एक वेबसाइट की बात की गई है, एजुकेशनल वेबसाइट है, तो यहाँ पर प्लीज़ नोट किया गया क्या, एन अर्ली एंड एक्टिव कम्युनिकेशन इज, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यह बात है कि एन, मैंने आपको बताया जब भी एंड के साथ दो नाउन जुड़ जाएं तो अगर किसी एक के साथ ही आर्टिकल का यूज किया गया है तो वो हमेशा वन को शो करते हैं, मतलब एक को शो करते हैं। लेकिन यदि यही एन यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता तो ये इज ना होके आर हो जाता। तो यहाँ पर एक ही जगह है एंड के जस्ट पहले, तो ये इज नहीं होगा, बल्कि सॉरी आर नहीं होगा, इज, मतलब यहाँ पे ये तो सही है। रिक्वायर्ड, इज के साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है, रिक्वायर्ड तो सही है। एज लेट नोटिफिकेशन में आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है, में रिजल्ट इन अ डिले, अब यहाँ पे इन अ डिले रिड्रेसल ऑफ योर रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि कृपया ध्यान दें कि शीघ्र और सक्रिय संचारक आवश्यक है ना, आवश्यक है, क्योंकि देर से सूचना देने पर आपके अनुरोध के समाधान में देरी हो सकती है। तो यहाँ पर तो कुछ एरर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर
ये आप डिले को डिलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर DELAY को डिलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपके समझ के या टीचर के समझ के भी बाहर हो जाते हैं, तो वो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, तो आप थोड़ा सा कम फोकस करिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर कम फोकस करिए, तो यही आप कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें मुझे तो कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Excess pumping of groundwater leads to decrease in groundwater levels, but if continues, it can exhaust the resource। मतलब जो अब यहाँ पे मतलब समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जो कंटिन्यूज लिखा है इसके जगह पे कंटिन्यूड हो जाएगा, ये बात समझिए, बस यहीं पे एरर है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे ये कंटिन्यूड क्यों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे? पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पर जो लीड्स दे रखा है, क्या ये एरर है? नहीं एरर है, क्योंकि एक्सेस पंपिंग सिंगुलर है। ऑफ, ये ग्राउंड वाटर के लिए लीड्स नहीं आया है, ये पंपिंग के लिए है, क्योंकि ऑफ है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगा नहीं। एक्सेस पंपिंग सिंगुलर है तो लीड्स बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। एंड के जगह पे आल्सो कर दे क्या? नहीं, बल्कि ऐसा कहाँ आप एंड के जगह पे आल्सो कर देंगे। ये जो एंड दे रखा कहीं पर भी, इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी आपको एंड दिख रहा है क्या? तो कहेंगे कि सर एंड तो कहीं पर भी नहीं दिखा, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, एक ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए, क्या कैन की जगह पे शुड हो सकता है? इट कैन एक्सॉस्ट द रिसोर्स, मतलब ये कह रहा है कि ये रिसोर्स को समाप्त कर सकता है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कैन की जगह पे सूट नहीं होगा। यहाँ पे किसी मोरल की बात नहीं हो रही है, किसी इच्छा की बात नहीं हो रही है, किसी रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, कंटिन्यूस को कंटिन्यूड कर देने का। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन। शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, मतलब फाइनली वह शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गई। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको वर्ब फिल करना है, ट्रीट्स फिल ही नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है जो आप फिल करेंगे, क्या? ING फॉर्म। ING फॉर्म डी है बस। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये फील क्यों किया गया है। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि आपके इसके पहले क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 39 में क्या हो जाएगा? देखिए, लेट्स, लेट्स मतलब लेटस, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे फील क्या करें, अब ये आपके सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज नो प्लेस लाइक अर्थ टू लिव एंड वर्क, मतलब रहने और काम करने के लिए पृथ्वी जैसा कोई स्थान नहीं है। सो लेट अस अ बेटर प्लेस, तो आइए इसको एक बेहतर जगह बनाएं। तो आइए इसको बेहतर जगह बनाने की बात हो रही है ना, क्रिएट नहीं होता है। क्रिएट का मतलब होता है कि मान लीजिए क्रिएट करना, मतलब कोई चीज़ की अनुपस्थिति ना हो। आपके पास इतनी सारी मिट्टी है, अब इस मिट्टी से आप एक मोम का पुतला बना रहे हैं, तो मिट्टी का फॉर्मेशन आपने चेंज कर दिया, पुतला में चेंज कर दिया, इसे आप क्रिएटिंग मानेंगे। लेकिन पृथ्वी तो पहले से ही है, सुंदर, अच्छी है, रहने लायक है, जीने लायक है, तो इसको मेक करते हैं, तो इसलिए आप इसे मेकिंग इट होता ही नहीं। लेटस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मेक ही यूज होगा, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें क्या फिल करेंगे, आपको एरर कहाँ से फाइंड होगा ये भी ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। द इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है, अनकाउंटेबल नाउन है, द इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। कंटेंट आया है, हेयर इन इज सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। रिप्रोड्यूसिंग, एडेप्टेशन और ट्रांसलेशन विदाउट प्रियर रिटन परमिशन इज प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो पहले तो इसके अर्थ को समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि द इन्फॉर्मेशन कंटेंट हियर इन इज सब्जेक्ट टू द चेंज विदाउट नोटिस, मतलब इसमें दी गई जानकारी बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है। अब यहाँ पे लिखा गया है रिप्रोड्यूसिंग और कॉमा दिया गया है, और उसके बाद लिखा गया है एडेप्टेशन और ट्रांसलेशन विदाउट प्रियर रिटन परमिशन।
इज प्रोहिबिटेड। बिना किसी अनुमति के या बिना पूर्व अनुमति के पुनर्प्रकाशन मतलब कि रिप्रोड्यूसिंग या रूपांतरण एडेप्टेशन या अनुवाद ट्रांसलेशन निषिद्ध है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे भी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है TION, एडेप्टेशन लिखा हुआ है TION, यहाँ पे कॉमा दिया है। तीनों चीज़ एक ही है, नाउन 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 ही है, तो इसलिए यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसलिए एरर क्या है, रिप्रोड्यूसिंग, और यहाँ पर हो जाएगा रिप्रोडक्शन करेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लेटर आ गया, लेटर आ गया है तो क्या करेंगे, अब देख लीजिए आप अपने हिसाब से। दैट आया है, द इनवाइस सिंगुलर है, डिटेल्स फिल करेंगे, सिंगुलर क्या हो जाएगा डिटेल्स का, तो आप कहेंगे डिटेल का सिंगुलर डिटेल्स हो जाएगा, आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखिए, एरर आपको करेक्शन फाइंड करना है। लिखा हुआ है द उमा रेसिपी वॉज सो डिलीशियस, उमा का जो रेसिपी है वो बहुत ही डिलीशियस है। दैट आई कुडंट बेयरली स्टॉप माई सेल्फ, अब यहाँ पे पास्ट में दिया था तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे पास्ट कुड दिया है, ये भी सही है। माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग, कोई भी इधर इधर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो यहाँ पे सेंस में ये कहा गया है कि उमा की रेसिपी इतनी स्वादिष्ट थी दैट कि आई कुडंट बेयरली स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग, मतलब मैं खुद को दोबारा खाने से रोक नहीं पाया। अब यहाँ पर अगर आपके पास दिमाग है तो आप तुरंत एरर फाइंड कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है जो कि आपके पास नहीं है। BARELY HARDLY, ये दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही निगेटिव होते हैं। क्लियर है, तो अगर ये पहले से ही नेगेटिव होते हैं, इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे जो कुडंट लिखा है यही तो एरर है, तो यहाँ पे COULDN कुड नॉट है, उसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ कुड कर देंगे, सही हो जाएगा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 43, एरर और करेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज डिजाइन फॉर नहीं, डिजाइन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बस अब ये मैं डायरेक्ट क्यों पकड़ पाया, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता हो गया अब, तो आप भी अब एरर पता कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आवर गोल इज टू प्रमोटिंग हेल्थियर मील चॉइसेस इन स्कूल्स एंड एट होम। अब यहाँ पे क्या एरर है, तो यहाँ पे है टू के साथ वर्ब की ING फॉर्म, और यही है एरर, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर है, ये सही होता है, तो प्रमोटिंग नहीं होगा, प्रमोट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे लिखा है फ्लेक्स एंड आइस योर वार्मथ। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि द फ्रॉस्टी विंटर मॉन्स योर एब्सेंस, मतलब ठंडी सर्दी तुम्हारी अनुपस्थिति का शोक मनाती है। द स्नो फ्लैक्स एंड आइस डैश वार्मथ, बर्फ के टुकड़े और बर्फ तुम्हारी गर्मी की लालसा में टिमटिमाते हैं। द फायरप्लेस फ्लिकर्स इन लॉन्गिंग एज द कोल्ड नाइट अवेट्स योर रिटर्न्स, जैसे ठंडी रात में तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हैं। ये है पोएम्स। अगर ये पोएम्स है तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे एक वर्ब आया है SAES फॉर्म, यहाँ पे एक वर्ब आया है SAES फॉर्म, यहाँ पे भी जो वर्ब आया है SAES फॉर्म, मतलब ये जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को। प्रेजेंट को शो कर रहा है तो कर्व गलत हो जाएगा, सेल कर्व गलत हो जाएगा। अब ये बताइए, जो क्रेव है और यहाँ पे क्रेव से, इन्हीं दोनों में से एक सही होगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस सब्जेक्ट को देखकर पता कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो आएगा वो
देखिए फ्लेक्स है और आइस है ना। अभी ध्यान रखिएगा यहाँ पे द लगा हुआ है लेकिन द स्नो है, द स्नो, फ्लेक्स एंड आइस दो चीजें हैं, दो चीजें मतलब प्लूरल में है तो क्या हो जाएगा, क्रेव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए द स्नो फ्लेक्स, अगर आप इसको मानते हैं कि ये एक है, एंड लिखा हुआ है और आइस ये भी एक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए, ये दोनों अलग अलग हैं और इसके लिए वर्ब हमारा प्लूरल आएगा, इसलिए क्रेव हो जाएगा। दोनों तरीके से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो लेटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आई एम आल्सो इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, आई एम आल्सो इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स our term and conditions with this letter. Please go through the same and if you have any doubts regarding that please feel free call or meet me personally। मतलब ये कहा जा रहा है कि मैं इस पत्र के साथ कुछ दस्तावेज भी संलग्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि एम के बाद आल्सो इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स ये एक एडजेक्टिव फ्रेज में है, इसलिए यहाँ पे मेंशन जो होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाएगा, तो मेंशनिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप फील करेंगे मेंशनिंग। ठीक है, ये बात आप समझेंगे, मतलब ये कह रहा है आई एम, अगर आप इस वर्ड्स को यहाँ तक के इस वर्ड्स को हटाते हैं तो ये हो जाएगा आई एम मेंशनिंग आवर टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये मेंशन किसके लिए, किस हिसाब से किया जा रहा है, मतलब आल्सो इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स के रूप में संलग्न कर रहा हूँ, ये चीज़ है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये घाव गंभीर कर रही हैं, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से समझिए, समझ में आएगा। दिस साइट यूज कुकीज बाय कंटिन्यूइंग टू यूज आवर वेबसाइट यू आर एग्रीइंग टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे क्या एरर है भाई, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आपको एरर दिखाई दे रहा है। क्या है, दिस साइट क्या है, सिंगुलर है, दिस साइड क्या है, तो आप सर दिस साइड तो सिंगुलर है, ये प्लूरल में आपने क्यों लिखा है, फिर प्लूरल में आपने क्यों लिखा है, सिंगुलर लिखिए, तो ये यूज हो गया और इसका जो सिंगुलर हो जाएगा यूजेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए देखिए, ऑलवेज चेक द फोरकास्ट सो दैट यू कैन, प्लूरल सॉरी, यहाँ से देखिए कैन से पता चल रहा है कि चीज़ें आपकी प्रेजेंट में चल रही हैं। ठीक है, प्रेजेंट में। फिर आगे कह रहा है कैन बी प्रिपेयर्ड, पैसिव में भी है, फॉर वेदर चेंजेस, टेम्परेचर में ड्रॉप एंड विंड में इंक्रीजेज एज यू हायर। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, क्या ये रहा है कि हमेशा मौसम का पूर्वानुमान देखें ताकि आप मौसम के परिवर्तन के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान गिर सकता है और हवा तेज हो सकती है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अगर आप विल क्लाइंब कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू के साथ क्लाइंब। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है या जो विंड है वो इंक्रीज होता चला जाता है। आप अगर हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो आप से बोलेंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी करंट प्रोजेक्शन, याद रखिए करंट प्रोजेक्शन अगर आपको बताना है तो इसका मतलब ये करंट स्थिति बताना है तो वो आपको इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा, भले वहाँ पे आपको गागेगी मतलब फ्यूचर का सेंस निकल रहा हो, बस यही दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 49। एज पर गिवन शेड्यूल द स्टूडेंट्स काउंसिल इलेक्शन ऑफ स्कूल फॉर द करंट सेशन डैश। अब यहाँ पे देखिए 49 में क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से तो विल भी हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्कूल के जो ये शेड्यूल्ड है नोटिस बोर्ड है उस पर पूरा करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको फिल करना है। एज पर गिवन शेड्यूल, दिए गए शेड्यूल के अनुसार द स्टूडेंट्स काउंसिल इलेक्शन ऑफ स्कूल फॉर द करेंट सेशन, मतलब जो छात्र वर्तमान सत्र के लिए विद्यालय की जो छात्र परिषद है उसका चुनाव
23 मई दोपहर को 2:30 बजे होगा। तो होगा आने वाले समय में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो हम लोग वो फील कर सकते हैं। तो विल बी, कोई काम होगा, है ना, कोई काम होगा, तो इसके लिए हम हमेशा विल बी का यूज करते हैं। अगर हम कहें वह एक किसान होगा, एग्जाम होगा, तो ये विल बी और शेल बी का ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका विल बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द वर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग एट अ रैपिड, पहले तो यहाँ देखिए आर है, तो आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे वही आपको देखना है। तो सेंस दिया है नेशन टुडे आर इन अ रैट रेस, मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारा जो देश है वो रैट रेस के लिए क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है या पकड़ा गया या पकड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव का यूज करेंगे, कॉट अप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है ये है मैनेजर्स है। प्लीज रेफर टू द अटैच्ड कॉन्फ्रेंस शेड्यूल एंड, अच्छा शेड्यूल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शेड्यूल क्या है? तो हम लोग इट का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है। दीज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल आता है, देम नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल में है ही नहीं पहली बात, तो दीज और देम तो वैसे ही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, इट, बस ऑप्शन तो है नहीं, बस ये फिल हो गया। 52 क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न पावर्स, मतलब ये कि अपनी नई अर्जित शक्तियों से उत्साहित होकर मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जो मिडास है वो सभी चीज़ों को छूना शुरू कर दिया, यही देखिए टचिंग है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। फिर कह रहा है कि ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, और हर चीज़ जो थी वो शुद्ध सोने में बदल गई। जैसे ही मिडास जो था वो एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मिडास को ये आशीर्वाद मिला कि जिस चीज को तुम टच करोगे वो सोने में बदल जाएगी। अगर ऐसा है तो वो एक्साइटेड हो गया कि हम किसी चीज को भी छू सकते हैं, तो हर चीज को वो एक्साइटेड में छूने लगता है। यही लिखा है कि मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी चीजों को वो टच करने लगता है। उसके बाद जैसे ही टच करता है तो सब लोग चेंज हो जाते हैं। तो टू के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, टर्न्ड आप यूज करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे नाउन चाहिए हमको, तो एक ही बचता है टर्निंग, टर्न्स भी यूज नहीं होगा। आगे है 53 है, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले मैं 4 ऑप्शन का मतलब समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या फिल करना है। ये जो लिखा हुआ है हु विल बी डूइंग एनी अनऑथराइज्ड एक्ट, मतलब जो कोई भी अनऑथराइज्ड नहीं है ऐसा कार्य करेगा। दूसरे का है कि मतलब जो कोई अनऑथराइज्ड है कार्य कर रहा है, जो कोई अनिकृत कार्य करता है, और यहाँ पर है कि जो कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए विल बी, डूइंग, इज डूइंग, डज, और यहाँ पे मे डू, यही में बस अंतर है और यही आपको पकड़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पढ़िए, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में बी रिप्रोड्यूस्ड, ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसमिटेड, स्टोर्ड और ट्रांसलेटेड। एक चीज नोटिस करेंगे, ईडी 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 फिर ईडी फिर ईडी, फिर लिखा है इनटू माय लैंग्वेज, मतलब ये कहा जा रहा है इस प्रकाशन के किसी भाग में भी, चाहे रिप्रोड्यूस्ड की बात हो, ट्रांसक्रिप्ट की बात हो, ट्रांसक्राइब्ड की बात हो, या ट्रांसमिटेड की बात हो, स्टोर्ड की बात हो, ट्रांसलेटेड की बात हो, इनटू माय लैंग्वेज, मेरे लैंग्वेज में अनुवाद नहीं किया जा सकता।
एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, यदि अगर पहले की बात करें, कोई भी पर्सन जो कोई अनधिकृत कार्य करेगा, मतलब जो कोई भी ऐसा कार्य करेगा, तो विल बी डूइंग नहीं बैठ रहा है। मतलब यहाँ पे हो क्या सकता है कि जो कोई भी ऐसा काम करता है इन रिलेशन टू दिस पब्लिकेशन में बी लायबल क्रिमिनल, मतलब जो भी काम करता है, ऐसा सेंस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, हु डज एनी अनऑथराइज्ड एक्ट। ठीक है, कर रहा है ऐसा सेंस तो निकलेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विल बी डूइंग करेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, जो भी कोई काम ऐसा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेंस निकालना पड़ेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 54, इनक्लोज आर द अपडेटेड प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है? प्लूरल में है, एंड लिखा हुआ है, तो प्लूरल में है तो क्या करें? तो प्लूरल के लिए दिस तो आएगा नहीं, दे आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है दीज, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फिल कर देंगे दीज। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर द समवन हु विशेस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसका जो अर्थ है ना, ये इंश्योर का मतलब क्या होता है? बीमा होता है। और आश्वासन होता है, एश्योर का मतलब आश्वासन देना, और इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित। क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर तो पता चल गया ही होगा। तो 55 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंश्योर हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, आर यू लिविंग अ हैप्पी लाइफ? क्या तुम एक सुखी जीवन जी रहे हो? डू यू वॉन्ट टू फाइंड योर आइडेंटिफिकेशन? क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू इन्हेंस योर कैरियर? क्या आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं? कहीं पर भी आपको एरर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कहा जा रहा है डू यू वॉन्ट टू फाइंड योर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, योर के बाद आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, योर आइडेंटिटी होगा, है ना। मतलब क्या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। एरर में आप फिल करेंगे आइडेंटिफिकेशन, और करेक्शन में क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 57, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इसी क्लास को 2 से 3 बार 4 बार समझिए, और ये मेरा गारंटी है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप करके चले आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, 2 बार 3 बार देखेंगे, 1-2 घंटे का क्लास है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर आगे देखिए, अटैच्ड इज़ द न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन रिमोट वर्क एंड। अच्छा, अब यहाँ पे रिमोट वर्क आया, किसके लिए आया है? तो आप कहेंगे ये तो रिमोट के लिए आया है, तो इट का यूज करेंगे ना। कंपनी के लिए भी आएगा तो भी इट का यूज करेंगे, ये भी सिंगुलर में है, ये भी सिंगुलर में है, तो दीज और देम का बात ही नहीं होता, इट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एरर फाइंड करना है। 58 में एरर फाइंड आप करें, द मूवी डज नॉट लेट यू रेस्ट एंड इज पैक्ड। देखिए, इज आया है ना, अब याद रखिएगा, ये जो इज आया है मूवी के लिए आया है, ये डज जो आया है ये भी मूवी के लिए आया है। पैक्ड विथ इंगेज्ड, ये इंगेज्ड नहीं होगा, इंगेजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंगेजिंग हो जाएगा। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हम लोग शुरू से ही लिखते आ रहे हैं। तो ENGAGED, इंगेज्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इंगेजिंग हो जाएगा, GAGING। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लिखना है बस, विथ प्रीपोजिशन होता है। 59 देखिए, 59 कह रहा है कि इन मेनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हेल्थ कवरेज हैज इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली इन द लास्ट 2 डिकेड्स बट हेल्थ आउटकम्स मे नॉट। अच्छा, मे नॉट, देखिए मुझे तो एरर दिखाई दे रहा है, मे नॉट नहीं होगा बल्कि हैव नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा। देखिए ध्यान से समझिए, हैज की जगह क्या हैव हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे कि हैज की जगह पे हैव कैसे हो सकता है, कितने की बात हो रही है, सॉरी अगर आप देखें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, कंट्रीज की बात हो रही है क्या? तो कहेंगे हैज, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ कवरेज की। किसकी बात हो रही है? हेल्थ कवरेज की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हैज तो बिल्कुल सही है। अगर आप ये दिमाग में लाएं कि कंट्रीज की बात हो रही है तो हैव कर दें, तो आपको तो यहीं पे गलती मिल जाएगा, तो आप गलत कर देंगे। चलिए इम्प्रूव्ड की जगह पे इम्प्रूव हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है ना, तो इम्प्रूव तो सही है, ये भी सही है, मतलब इम्प्रूव्ड ही होगा, इम्प्रूव नहीं होगा। अब क्या बट का जगह पे 10 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 10 का यूज ऐसा याद रखिए कि 10 अब कहीं पर भी आता है तो इसको गलत कर दीजिए। 10 का यूज अब ग्रामर में नहीं होता है तो नहीं होता है, बस काम खत्म। 59 से अब बात करते हैं 60 की। सेवरल न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव, देखिए हैव आया है तो हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ये तो क्लियर है। तो ऑप्शन में भी तो सबके सब थर्ड फॉर्म में है, बस हमको ये पहचानना है कि बिन हो, ये क्या करें, डिस्कवर्ड की जगह पे हम लोग क्या फिल करें चारों ऑप्शन में से। एक तो ये क्लियर है कि हैव यहाँ पर पहले से आया है तो ये हैव तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, फिल ही नहीं करना है। 3 ऑप्शन बच गए। सेंस ये कह रहा है कि हाल ही में पौधों की कई प्रजातियां, हाल ही में कई प्रजातियां खोजी गई हैं। क्या है? खोजी गई हैं, तो खोजी जा रही है नहीं, ये सेंस तो गलत हो जाएगा। खोजी गई है तो बीन डिस्कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये होगा तो परफेक्ट में ही, लेकिन ये क्या होगा कहेंगे कि आप, ये होगा पैसिव में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप बी को सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हैव बीन डिस्कवर्ड हो जाएगा। आप अब चलते हैं इस सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के सबसे अंतिम प्रश्न 61। ध्यान रखिएगा ये जो 61 नंबर है ये सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर अभी भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, जो भी रूल्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिए। टेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और इसके बाद, इसके पहले मैंने आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं, उसमें मैंने ट्रिक भी बताया कि कैसे आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन नरेशन किस में है, तो वो भी आप क्लास अटेंड कर लीजिए। एयर पोल्यूशन सिंगुलर है, इज है, तो बिल्कुल सही है, मतलब इज की जगह पे आर तो नहीं होगा। दूसरी चीज, इज कंटिन्यूअस, अरे कंटिन्यूअस क्या, डैमेजिंग, ये भी आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये भी सही है। द, अब यहाँ पे हम आते हैं, द होल इकोलॉजिकल सिस्टम अफेक्टिंग, ये अफेक्टिंग जो है ये सही है, AFFECT सही है, ई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ई दे रखा है ना, ई नहीं होता, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है अफेक्टिंग। द लीव्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, इसमें क्या एरर है, लाइफ थोड़ी होगा, लीव्स होगा, प्लांट की लाइफ की बात नहीं, लीव्स की बात हो रही है, पत्तों की बात हो रही है ना, तो ये भी सही है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या जानना है? नहीं जानना है, क्योंकि हमको आंसर तो मिल गया ना, हम जान के क्या करेंगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ प्रश्न डाउट्स में रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ। कुछ प्रश्न अगर डाउट्स में हैं तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे हुआ, और उसके बाद इग्नोर कर दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको सभी प्रश्न आए, बस ये जरूरी है कि आप सभी प्रश्न अटेंड करें। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का अब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर पहली बार है तो, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ये जो क्लास था ये सिर्फ CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।